दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों कृषि कानूनों के विरोध में कल किसानों ने देश भर में रेल रोको अभियान का आह्वान किया था। जी हां, किसानों का रेल रोको अभियान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चला। जी आपको बता दूं कि किसान सरकार के बीच इस कानून को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। जी दूसरी तरफ किसान आंदोलन को धार देने में भी जुटे हुए हैं। कल का रेल रोको अभियान संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे देश में बुलाया गया था। जी हां, किसानों के रेल रोको अभियान का मिला जुला असर देश के कुछ राज्यों में भी देखने को मिला। कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गए किसानों के रेल रोको अभियान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में चला। जी हां, किसानों के रेल रोको अभियान का असर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार समेत कई राज्यों में देखा गया। दोस्तों पेट्रोल डीजल के रिकॉर्ड तोड़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा हालात के लिए मनमोहन सिंह यानी कि कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताया है। जी हां, पीएम मोदी ने कहा है कि लोगों को ऐसी कठिनाई नहीं होती यदि कांग्रेस सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। जी हां, आपको बता दूं कि तेल के दामों में पिछले 10 दिनों से लगातार इजाफा हो रहा है। जी हां, बिहार में जहां पेट्रोल 95 रुपए के करीब पहुंच गया है, वहीं कुछ जगहों पर इसने शतक बना लिया है, यानी कि 100 पार कर गया है। दोस्तों बिहार चुनाव के बाद लोजपा की झोपड़ी में आग लग गई है। जी हां, अध्यक्ष चिराग पासवान की कार्यशैली से अधिकांश नेता प्रोक्ष अप्रोक्ष रूप से नाराज चल रहे हैं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में फेल हो चुके चिराग पासवान की पार्टी लोजपा में भगदड़ की स्थिति है। जी हां, चिराग की कार्यशैली से नाराज लोजपा के 200 से अधिक नेता और कार्यकर्ता एक साथ पार्टी छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया है। जी हां, जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सभी नेताओं को दल में शामिल कराया है। लोजपा के जिन नेताओं ने जदयू का दामन थामा, उसमें से कई तो पार्टी की स्थापना काल से ही लोजपा के साथ जुड़े हुए थे। जय रामविलास पासवान के दुनिया से चले जाने के बाद चिराग पासवान जिस तरीके से पार्टी का संचालन कर रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से पार्टी को चला रहे हैं, उससे नेताओं में भारी नाराजगी है। जय इसके बाद लोजपा के नेता अपने आप को पार्टी से अलग कर रहे हैं। जय जदयू के प्रदेश कार्यालय में कल पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह, प्रदेश महासचिव रहे दीनानाथ क्रांति, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पारसनाथ गुप्ता समेत 131 नेता जेडीयू में शामिल हुए। इसके अलावा हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के 77 नेता कार्यकर्ता भी लोजपा को बाय बाय करके जेडीयू का दामन थाम लिया है। दोस्तों पिछले 10 माह से बंद प्राथमिक स्कूलों को मार्च के प्रथम सप्ताह से खोला जा सकता है। यह बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किया जा सकता है। इससे पहले बिहार सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन के साथ उच्च और मध्यम विद्यालय खोलने के निर्देश जारी किए थे। अब मार्च के प्रथम सप्ताह से राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की 1 से 5 तक की कक्षाएं शुरू होगी। जी हां, इससे पहले भी 4 जनवरी से 9 से 12 तक की कक्षाएं कोचिंग संस्थान और फिर उच्च शिक्षण संस्थान खोली जा चुकी है। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के खोलने के पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य आपदा समूह की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय होगा। जी शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार मार्च से प्राथमिक स्कूल की सभी कक्षाएं चालू हो जाएगी। दोस्तों नियोजित शिक्षकों से किया गया वादा सरकार अब पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रही है। जी हां, सेवा शर्त के आधार पर बिहार के 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को अब तबादले का लाभ मिलने वाला है। जी हां, सरकार ने इसके लिए वक्त तय कर लिया है। जी हां, राज्य के 3,57,000 नियोजित शिक्षकों के साथ साथ पुस्तकालय अधीक्षकों का तबादला जून महीने में होगा। जी हां, सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि गर्मी छुट्टी के दौरान जून महीने में नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के आधार पर तबादला किया जाएगा। जी हां, तबादले के लिए नियोजित शिक्षकों से मई महीने में आवेदन ऑनलाइन तरीके से लिया जाएगा। दोस्तों आज के समय में अगर आपकी कीमती चीज कहीं छूट जाती है, गिर जाती है, तो फिर यह तय मान लिया जाए कि वह आपको फिर कभी मिलने वाला नहीं है। लेकिन बिहार के पूर्णिया में एक रिक्शा चालक की ईमानदारी के कारण एक व्यक्ति को उसका आईफोन 2 घंटे बाद बिल्कुल सही सलामत मिल गया। यह चौंकी नहीं, यह बिल्कुल सच है। दरअसल मंगलवार को तैयब नाम के एक रिक्शा चालक को रिक्शा चलाने के दौरान एक जगह पर आईफोन गिरा हुआ मिला। फिर क्या था, तैयब उस फोन मालिक का इंतजार करने के लिए वहीं बैठ गए। जी और वहीं बैठकर इंतजार करने लगे ताकि मोबाइल के मालिक को सही सलामत उसकी कीमती आईफोन लौटा सके। जी हाँ, तैयब ने बताया कि वह पूर्णिया के जेल चौक के पास से जा रहा था, तभी उसे वहां चौक के पास मोबाइल गिरा हुआ मिला। उन्होंने कहा कि उसे फोन चलाना नहीं आता है, इसलिए वह किसी को इस फोन के मिलने की सूचना भी नहीं दे सकता है। इसीलिए तैयब वही
रुक गया ताकि जब उसका मालिक इस फोन को ढूंढते हुए यहां आए तो वह उसे उसका फोन वापस कर सके। इसी कारण वह अपना काम छोड़कर करीब 2 घंटे तक वह वहां बैठा रहा और आखिरकार जब 2 घंटे बाद फोन का मालिक वहां पहुंचा तो तैयब ने सही सलामत उन्हें उनका कीमती फोन आईफोन सौंप दिया, लौटा दिया। फोन मालिक अपना फोन मिलने से काफी खुश था। जहां उसने बताया कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें दोबारा उनका फोन मिल सकेगा। जहां फोन के मालिक ने तैयब को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे खाना खाने होटल आए थे। जहां इसी दौरान उनका आईफोन गिर गया था। आपको बता दें कि रिक्शा चालक तैयब कीर्तानंद नगर के सौसा का निवासी है, वहीं का रहने वाले हैं। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान वेतन कटौती और फिर आर्थिक तंगी की मार झेल रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। यह वर्ष 2021 में महामारी के बावजूद आपकी कंपनी आपके वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है। महामारी के बाद कारोबारी गतिविधियों में उम्मीद से अधिक तेजी से सुधार और फिर उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ने के चलते कंपनियां इस साल वेतन में औसतन 7.3% की बढ़ोतरी कर सकती है। जी हां, वेतन बढ़ोतरी के रुझानों के लिए किए गए 2021 के पहले चरण के सर्वेक्षण में पाया गया है कि इस साल वेतन में औसतन बढ़ोतरी 2020 के 4.4% से अधिक, लेकिन 2019 के 8.6% से कम रहेगी। दोस्तों, बिहार में जल संरक्षण और घरों और फिर खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बिहार सरकार की ओर से कई काम हो रहे हैं। साथ ही राज्य में पेयजल संकट की आशंका और फिर पानी की हो रही बर्बादी को देखते हुए अधिकारी वैसे जगहों की नियमावली का अध्ययन कर रहे हैं जहां पानी चोरी करने पर जुर्माना के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई का नियम है। जहां विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद और सूरत सहित अन्य राज्यों में बनी नियमावली का अध्ययन किया जाएगा। फिलहाल पानी की चोरी कराने वालों के खिलाफ FIR कराने का प्रावधान किया जाएगा। जहां जल्द ही इसकी स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के हाल के सर्वे में यह बात सामने आई है कि लोग सरकारी जलापूर्ति योजना में अलग से कनेक्शन कर रहे हैं, यानी कि पानी की चोरी कर रहे हैं। इस कारण योजना का लाभ सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। वही घरों और खेतों में पहुंचने वाली पानी की चोरी के साथ लोग बर्बादी भी कर रहे हैं। राज्य में पाइपलाइन के जरिए लोगों तक शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है। इस पानी का सही तरीके से उपयोग किया जाए, इसके लिए सख्ती करने की योजना है। दोस्तों, बिहार की नीतीश सरकार रोड कनेक्टिविटी पर खासा जोर दे रही है। इसको देखते हुए राज्य के 7 जिलों यानी कि सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया के लोगों को कम समय में पटना आने के लिए नए एक्सप्रेस वे का तोहफा देने की प्लानिंग में है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग विचार कर रहा है। केंद्र के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को हकीकत में बदला जाएगा। एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद पटना आना जाना आसान हो जाएगा। वही बाढ़ की स्थिति में भी तुरंत मदद भी पहुंचाई जा सकेगी। कोसी और पूर्णिया प्रमंडल को राजधानी पटना से सीधे कनेक्ट करने के लिए नई 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। यह सड़क की शुरुआत वैशाली के विदुपुर से शुरू होकर पूर्णिया में समाप्त होगी। पथ निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर काम करने की खबर भी सामने आई है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट का निर्माण केंद्र सरकार के सहयोग से किया जाएगा। दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को असम को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से सूबे को बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाबहू ब्रह्मपुत्र जल मार्ग का लोकार्पण किया। धोबड़ी फुलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी और माजुली सेतु के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर इस परियोजना का लोकार्पण और फिर शिलान्यास किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके कहा है कि असम की विकास यात्रा में आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि महाबहू ब्रह्मपुत्र जल मार्ग के जरिए नई पहल का शुभारंभ होगा। दोस्तों, भारत में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ शहरों में तो पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए तक पहुंच चुकी है। यह 100 रुपए पार भी कर गई है। वहीं पड़ोसी मुल्क नेपाल में पेट्रोल 23 रुपए कम में बिक रहा है। ऐसे में बिहार में नेपाल से लगती सीमा के इलाकों में इसकी तस्करी बढ़ गई है। पश्चिमी चंपारण और सीमांचल के सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोल की तस्करी की खबरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि नेपाल में डीजल और पेट्रोल का दाम प्रति लीटर भारत से बहुत कम है। ऐसे में तस्कर साइकिल और बाइक से गैलन में पेट्रोल डीजल भरकर नेपाल से तस्करी कर रहे हैं। इससे एक और तो इन तस्करों की चांदी कट रही है, वही दूसरी ओर भारत को यानी कि भारत सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, टैक्स का नुकसान हो रहा है। नेपाल से साइकिल और फिर बाइक से प्रतिदिन सैकड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल की तस्करी की जा रही है। नेपाल से लाकर पेट्रोल और डीजल क्षेत्र के खुदरा विक्रेताओं को बेचा जा रहा है।
दोस्तों बिहार के छपरा में एक ट्रेन डकैती की खबर सामने आ रही है। जी हां, बेखौफ हथियारबंद अपराधियों ने दिगवारा और सोनपुर स्टेशन के बीच ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस में डकैती की है। जी हां, वही लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक पैसेंजर को गोली भी चला दी, यानी कि गोली मार दी। जी हां, घायल युवक का नाम शिवम बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को हथियारबंद बदमाश सोनपुर के पास बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस में चढ़ गए, जिसके बाद उन्होंने यात्रियों से लूटपाट करनी शुरू कर दिया। इस दौरान ट्रेन में कुछ युवक भी यात्रा कर रहे थे, जिन्होंने बदमाशों के इस लूट का विरोध किया। विरोध करने वालों में एक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे वह जख्मी हो गया। जहां सोनपुर जंक्शन एवं दिगवारा रेलवे स्टेशन के मध्य ग्वालियर एक्सप्रेस में हथियारबंद अपराधियों ने इस लूट को अंजाम दिया। अपराधियों ने ट्रेन में सवार करीब 15 से 20 पैसेंजरों के पर्स और मोबाइल भी लूट लिए। दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वनाइट से लोकसभा सांसद राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि राहुल गांधी से एक छात्रा ऑटोग्राफ लेने के दौरान काफी भावुक हो गई, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें गले लगा लिया। वही राहुल गांधी छात्रा को ऑटोग्राफ देते हुए और उसके साथ फोटो भी खिंचाई। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुडुचेरी के दौरे पर है। जी हाँ, इस दौरे पर बुधवार को छात्र संवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। जी हाँ, इस दौरान एक छात्रा मंच के पास आकर राहुल गांधी से ऑटोग्राफ देने की मांग करती है। जी और कांग्रेस नेता भी छात्रों को ऑटोग्राफ देते हैं। राहुल गांधी से ऑटोग्राफ लेते समय वह छात्रा इतनी भावुक हो जाती है कि रोने लगती है। इस पर राहुल गांधी उसे गले लगाते हैं और फिर उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। जी वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग राहुल गांधी की तारीफ भी कर रहे हैं। दोस्तों अब बिहार के व्यापारियों की बात करते हैं। जी एक ही प्रदेश में गेहूं, चावल, दाल, नमक, सरसों तेल आदि के थोक और फिर खुदरा दाम में काफी अंतर बिक रहा है बिहार में। जी हाँ, व्यापारियों ने मन मर्जी से दाम तय कर रखे हैं। जी इन सब के मद्देनजर यानी कि इन सब का देखते हुए बिहार में खाद्यान्न एवं पदार्थों के मूल्य पर नजर रखने की कवायद शुरू कर दी गई है। जी हालांकि खाद्य विभाग के पास व्यापारियों के केवल स्टॉक को नियंत्रण करने का अधिकार है। दरअसल अचानक महंगाई राजनीतिक संकट ना बन जाए, इसके लिए खाद्य विभाग पूरे बाजार की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हैरत में डालने वाली बात यह है कि कीमतों के निर्धारण में मांग और फिर पूर्ति का सिद्धांत भी काम नहीं कर रहा है। जी हां, उदाहरण के लिए प्रदेश में नमक के दाम विभिन्न शहरों में अलग अलग है। जी हां, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। सबसे महंगा नमक भागलपुर में 4000 रुपए प्रति क्विंटल और 45 रुपए प्रति किलो है। जी हां, वही पूर्णिया में नमक के दाम 900 रुपए प्रति क्विंटल और फिर 12 रुपए प्रति किलो है। जी हां, पटना में इसके दाम 1700 रुपए प्रति क्विंटल और फिर खुदरा में 18 रुपए प्रति किलो है। वहीं दरभंगा में इसकी कीमत 970 रुपए प्रति क्विंटल और फिर 13 रुपए प्रति किलो। मुजफ्फरपुर में 1800 और फिर गया में 1600 रुपए प्रति क्विंटल और फिर 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं इस तरीके से 12 फरवरी को गेहूं का थोक मूल्य भागलपुर में सबसे ज्यादा 1850 रुपए, जबकि पटना और पूर्णिया में 1750 रुपए, मुजफ्फरपुर में 1700 रुपए, दरभंगा में 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बेशक अलग अलग शहरों में इसके थोक मूल्य में अधिकतम 350 रुपए तक का अंतर है, लेकिन आम आदमी को बेचने के लिए गेहूं के खुदरा मूल्य में कोई खास अंतर नहीं दिख रहा है। अगर थोड़ा बहुत अंतर भी है तो फिर वह आम उपभोक्ताओं के लिए यानी कि आम ग्राहकों के लिए महंगाई है। जी हां, उदाहरण के लिए पटना और फिर पूर्णिया का थोक मूल्य एक समान होने के बाद भी पटना में गेहूं 20 रुपए और फिर पूर्णिया में 22 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है। दरभंगा में सबसे कम 1500 रुपए प्रति क्विंटल होने के बावजूद भी यहां गेहूं के प्रति किलो का भाव 18 रुपए है, जो मुजफ्फरपुर के बराबर है। जी हां, जबकि मुजफ्फरपुर में थोक मूल्य दरभंगा की तुलना में 200 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा है। जी हां, अरहर दाल के दाम पटना में 105 रुपए, पूर्णिया में 96 रुपए, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में 100 रुपए, दरभंगा में 85 रुपए और फिर गया में 95 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। जबकि इसका सर्वाधिक थोक मूल्य 9500 रुपए प्रति क्विंटल पटना और फिर भागलपुर में है। सबसे कम थोक मूल्य दरभंगा में 7400 रुपए प्रति क्विंटल है। पटना और मुजफ्फरपुर में प्याज 37 रुपए प्रति क्विंटल, पूर्णिया में 3500 रुपए, भागलपुर और गया में 4000 रुपए और दरभंगा में 32 रुपए प्रति क्विंटल है। जबकि इसका सर्वाधिक खुदरा मूल्य पटना और भागलपुर में 45 रुपए, जी हां, मुजफ्फरपुर और फिर गया में 44 और पूर्णिया और दरभंगा में 38 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। किशनगंज, अररिया, कटिहार की बात करें तो यहां भी प्याज 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खुदरा मूल्य में बिक रहा है। कहीं कहीं इसका भाव खास करके किशनगंज में 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। बिहार में चीनी के थोक मूल्य प्रति क्विंटल 3480 रुपए से 3800 रुपए तक है, लेकिन खुदरा मूल्य 42 से 38 रुपए के बीच है।
जी हाँ, आटा का मूल्य सबसे अधिक दरभंगा में 28 रुपए और फिर सबसे कम 22 रुपए प्रति किलो है। जी हाँ, सरसों का तेल सबसे महंगा गया में 145 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है और सबसे कम भागलपुर में 135 रुपए किलो बिक रहा है। आपको बता दें कि ये सभी आंकड़े खाद्य विभाग के 12 फरवरी के हैं। दोस्तों, दरभंगा से दिल्ली जाने वालों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, होली से पहले दरभंगा हवाई अड्डे से एक और सीधी विमान शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ, इस विमान के शुरू होने से दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा समेत पूरे मिथिलांचल के लाखों लोगों को आने जाने में राहत मिलेगी। जी हाँ, इस विमान सेवा को लेकर मिथिलांचल के लोगों में खासा उत्साह है। दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक इंडिगो दरभंगा से 5 शहरों गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद के लिए फरवरी से विमान सेवा शुरू करने जा रही है। आमतौर पर इन शहरों से पटना आने वालों को आसानी से टिकट नहीं मिलता था। जी हां, अब दरभंगा और फिर उसके आसपास के लोग सीधे दरभंगा जाना पसंद करेंगे। ऐसे में पटना आने वाली फ्लाइट में टिकट की मारामारी कम हो जाएगी। दोस्तों, बाढ़ प्रभावित कटिहार जिले का पीछा अब भी काला जार से नहीं छूट पा रहा है। जहां ग्रामीण अंचलों में बालू मक्खी इसका वाहक बन रही है। औसतन हर माह काला जार के 20 नए मरीज यहां चिन्हित हो रहे हैं। जी हां, कटिहार जिले को काला जार मुक्त करने के लिए WHO के सहयोग से विभाग द्वारा उन्मूलन अभियान चलाने के बाद भी इसका असर यानी कि इसका कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, वर्तमान में 47 मरीजों का उपचार यहां चल रहा है। काला जार नियंत्रण के लिए सिंगल डोज मेडिसिन मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही है। लिस्मेनिया डोनी नामक रोगाणु के कारण होने के इस बीमारी के रोकथाम के लिए समय समय पर गांव में पहुंचकर सिथेमेटिक पैराडायराइड का छिड़काव भी कराया जा रहा है, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जहां काला जार से बचाव के लिए एसपी पाउडर का छिड़काव कराने का भी दावा विभाग द्वारा किया जाता है, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जहां काला जार के बचाव के लिए एसपी पाउडर का छिड़काव का भी दावा विभाग द्वारा किया जाता है। डॉक्टरों की माने तो यह रोग बालू मक्खी के काटने से फैलता है। साथ ही यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी प्रवेश कर जाता है, जैसे कोरोना फैलता है। 2 सप्ताह से अधिक बुखार और फिर अन्य विपरीत लक्षण शरीर में महसूस होने पर अभिलंब जांच कराना अति आवश्यक है। जहां काला जार की मक्खी नमी और अंधेरे वाले स्थान पर ज्यादा फैलती है। एक को काटने के बाद दूसरे लोगों को भी काट लेती है। जहां कच्चे मकान, आसपास गंदगी से इसको विस्तार मिलता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है। जी बजट सत्र को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता तैयार दिख रहे हैं। हालांकि इस बार के बजट सत्र में हंगामे होने की संभावना है, क्योंकि चुनाव के बाद पहली बार इतना लंबा सत्र बुलाया गया है। ऐसे में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार पर हमलावर हो सकता है। जी इन मुद्दों में चुनाव के दौरान रोजगार के लिए किए गए दावे, कोरोना जांच में किया गया घोटाला, फर्जीवाड़ा, जी हाँ, राज्य में बढ़ रहा अपराध और चुनाव में कथित तौर पर की गई बेईमानी मुख्य है। जी हाँ, आपको बता दूं कि विपक्ष लगातार इन मुद्दों को मीडिया के जरिए समय समय पर उठाता रहा है। जी ऐसे में सदन में भी इन मुद्दों पर बहस होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा के 208 नेता एक साथ पार्टी छोड़कर जदयू में शामिल हो गए। जी हां, लोजपा की ओर से इस पर तीखी प्रक्रिया आई है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जदयू को बिहार फर्स्ट मुहिम के गद्दार मुबारक हो। हमारी पार्टी समुद्र मंथन के दौर में है। लोजपा से निकाले गए लोग अब जेडीयू में चले गए हैं। आपको बता दें कि लोजपा से निष्कासित पूर्व प्रवक्ता केशव सिंह की अगुवाई में गुरुवार को एक साथ 208 नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस पर लोजपा ने कहा है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और ये भी कमजोर और गद्दार नेता भाग खड़े हुए। इन गद्दार नेताओं ने बिहार फर्स्ट से गद्दारी करके बीते चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशियों का साथ दिया, लेकिन जनता ने जेडीयू को सबक सिखाया। दोस्तों, बिहार के शेखपुरा में मोबाइल फोन पर 3 तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है। जी अरियरी थाना की चोर दरगाह की रुखसाना खातून को उसके पति ने मोबाइल पर 3 तलाक दे दिया। जी तलाक दिए जाने के बाद पीड़िता रुखसाना अपनी मां और बेटे के साथ एसपी को आवेदन सौंपकर पति और फिर ससुराल सदस्यों के खिलाफ शिकायत करके न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला ने बताया कि 6 साल पहले नवादा जिले के नवादा शहर के अंसार नगर में सिकंदर आलम के साथ शादी हुई थी। जी हाँ, पति उड़ीसा के भुवनेश्वर में कपड़ा की दुकान चलाता है। जी हाँ, रुखसाना ने बताया कि 1 सप्ताह पहले पति को फोन करके खर्च के लिए रुपये मांगा तो फिर पति ने फोन पर ही 3 तलाक कह दिया। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। वह पिछले 1 साल से मायके में ही अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी।
दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में गुरुवार को जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। जी हां, भभुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता सुबह से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेल खंड पर अवस्थित भभुआ रोड स्टेशन पहुंचे। जी हां, रेल चक्का जाम को लेकर स्टेशन पर मोहनिया के थानाध्यक्ष राम कल्याण यादव, जीआरपी के आरपीएफ पदाधिकारी और फिर जवान तैनात थे। तभी स्टेशन पर हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस स्टेशन पर आकर रुकी। जी हां, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता झंडा बैनर लिए रेल ट्रैक पर पहुंच गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू करने लगे। जी ट्रेन खुलने से पहले पुलिस ने जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटा दिया। जी पूर्व विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून किसान विरोधी है। इसके लिए लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी खड़ी है। पार्टी के समर्थक पप्पू यादव के निर्देश पर जन अधिकार पार्टी की कैमूर जिला इकाई ने गुरुवार को रेल चक्का जाम किया। दोस्तों, महाराष्ट्र के अमरावती में एक दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जिलाधिकारी ने यह फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों पर लॉकडाउन लगाने का फैसला छोड़ दिया है। यवतमाल, अमरावती और अकोला में पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के मामले काफी बढ़े हुए हैं, जिसके कारण यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, बिहार के रेड के 12 आईपीएस अधिकारियों ने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। गृह विभाग ने कई बार पत्र लिखकर समय सीमा के अंदर साल 2020 के वार्षिक अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन समर्पित करने का निर्देश दिया था, लेकिन 12 पदाधिकारियों ने संपत्ति का विवरण अब तक नहीं दिया है। जिन आईपीएस अधिकारियों ने अब तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है उसमें मोहम्मद सैफुर रहमान, मोहम्मद शफीउल हक, सुबोध कुमार विश्वास, प्रभास कुमार, विदेह खरे, विकास मीना, विकास कुमार, शीला ईरानी, अपराजित, दिव्या शक्ति, शिखर चौधरी और वैभव चौधरी शामिल है। दोस्तों, बिहार बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का सुरक्षा घेराव बढ़ा दिया गया है। जी हां, सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की सुरक्षा को अब सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने बीजेपी सांसद को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। हालांकि यह सुरक्षा उन्हें बिहार में ही दी जाएगी, जहां उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि जेड सिक्योरिटी में 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इसमें 5 एनएसजी कमांडो हर समय मौजूद रहते हैं। दोस्तों, बिहार के सभी आईआईटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। जी टाटा टेक्नोलॉजी बिहार के सभी 149 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज श्रम संसाधन विभाग के तहत संचालित आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के संबंध में समीक्षा की। यह बिहार के सभी 139 आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने को लेकर श्रम संसाधन विभाग ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के मजबूत घर में सेंधबाड़ी की रणनीति बनाई गई है। जहां ऐसे 109 विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां तृणमूल कांग्रेस की मजबूत पकड़ है। केंद्रीय नेतृत्व ने इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए केंद्रीय नेताओं, कैबिनेट मंत्री और बिहार के नेताओं को मिलाकर टीम बनाई गई है। जी बीजेपी की इस टीम में भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आरके सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, बिहार में मंत्री मंगल पांडे, नितिन नवीन शामिल है। इस टीम में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और निशिकांत दुबे को शामिल किया गया है। विधानसभा क्षेत्र को इन नेताओं के बीच बांटा गया है। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है और वह है रोटी, कपड़ा और मकान। लोग इन चीजों को पाने के लिए खूब मेहनत करते हैं। वही जब बात आती है घर की तो सभी अपने सपनों का मकान बनाना चाहते हैं। जी आंध्र प्रदेश में भी एक कारोबारी ने अपना आलीशान घर बनाने का सपना देखा और इसके लिए खूब पैसे भी जमा किए, लेकिन अब वही पैसे रद्दी में बदल गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो आपको बता दूं कि जो पैसा कारोबारी कब से इकट्ठा करके रख रहा था वह महज रद्दी बनकर रह गए हैं। यह पूरा मामला आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से सामने आया है। दरअसल कृष्णा जिले के माइलवाड़म में एक कारोबारी सुअरों को खरीद बेचने का काम करता था। इस कारोबारी का नाम बिजली जमाले है। वह अपनी सभी आमदनी बैंक में जमा करने के बजाय घर में ही एक ट्रक में रख देता था। कारोबारी का सपना था कि वह इन पैसों से खुद के लिए एक आलीशान घर बनवाएगा। हालांकि जब एक दिन कारोबारी ने
उस ट्रंक को खोलकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जी हाँ, क्योंकि ट्रंक में रखे गए करीब 5 लाख रुपए दीमक लगने की वजह से रद्दी में बदल चुके थे। जी हाँ, ये देखकर वह व्यक्ति काफी ज्यादा निराश हो गया जहां उसके मेहनत से कमाए गए पैसे रद्दी में बन चुके थे। इसके बाद कारोबारी ने सोचा कि अब ये पैसे काम के नहीं रहे तो फिर इन्हें बच्चों के बीच में बांट देता हूं ताकि वे इससे खेल ही ले। लेकिन यहां भी किस्मत उसकी खराब निकली। दरअसल एक दिन जब बच्चे नोटों से खेल रहे थे तो किसी की नजर उस पर पड़ गई। जी हां, और उसने पुलिस को इसके बारे में सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो फिर भारी मात्रा में दिमक लगे हुए नोटों को देखकर दंग रह गई। जी हां, फिलहाल पुलिस ने नोटों को जब्त करके कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दोस्तों, बिहार के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार ने पूरी तरीके से जड़ जमा लिया है। नीचे से लेकर ऊपर तक में हर काम को कराने के लिए चरावा देना पड़ता है। बिना चरावे के अधिकारी और कर्मी काम ही नहीं करते हैं। जी हां, सुशासन राज्य में सरकारी सिस्टम के इस तरीके की घुसखोरी में लिप्त होने से आम आवाम परेशान है। बिहार सरकार ने रिश्वतखोरी को पकड़ने के लिए निगरानी ब्यूरो को भी लाया है, लेकिन उससे भी घुसखोरों में भय पैदा नहीं हो पा रहा है। निगरानी विभाग ने फिर से लोगों से आह्वान किया है कि अगर आपसे काम के बदले कोई घूस मांगते हैं, घूस मांगा जाए तो फिर तत्काल टोल फ्री नंबर पर फोन करें। जय निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर टोल फ्री नंबर जारी किया है। इसके अलावा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का फोन नंबर भी जारी कर दिया है। जय रिश्वतखोरी को पकड़ने के लिए टोल फ्री नंबर 1064 जारी किया है। निगरानी विभाग के फोन नंबर 061222322630 और 0612223270 है। इसके अलावा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का फोन नंबर 061222322630 और मोबाइल नंबर 7765953261 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया रिचार्ज ऑफर पेश किया है, जिसकी शुरुआत 16 फरवरी से हो गई है। जियो रिचार्ज ऑफर का फायदा 28 फरवरी 2021 तक ही उठा सकते हैं। यह उठाया जा सकता है। इस ऑफर के तहत रिचार्ज कराने पर कैशबैक और रिवॉर्ड जैसे ऑफर मिल रहे हैं। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि जियो के रिचार्ज पर 100 रुपए तक का कैशबैक और 1000 रुपए तक का रिवॉर्ड भी मिल रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस ऑफर के बारे में। जी हां, नए ऑफर के तहत यदि आप पेटीएम से अपने जियो नंबर को रिचार्ज करते हैं तो फिर 100 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। ये ऑफर जियो के नए ग्राहकों के लिए पहले, दूसरे और तीसरे रिचार्ज के लिए ही है। वही पुराने ग्राहकों को 1000 रुपए तक का रिवॉर्ड मिल रहा है। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको पेटीएम से कम 48 रुपए का रिचार्ज करना होगा। रिवॉर्ड के रूप में आपको कूपन मिलेंगे जिसका इस्तेमाल आप शॉपिंग आदि में करा सकेंगे। यदि आप जियो के नए ग्राहक हैं और फोन पे से रिचार्ज करते हैं तो फिर आपको 140 रुपए का कैशबैक मिलेगा और साथ में 260 रुपए का स्केच एंड विंड रिवॉर्ड मिलेगा। 140 रुपए वाले कैशबैक 2 भाग में मिलेगा। पहले रिचार्ज में 80 रुपए का और फिर दूसरे रिचार्ज में 60 रुपए का कैशबैक मिलेगा। दोस्तों, आज का न्यूज बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।